स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है यह पाठ 13 का है। तो इसमें हम लोग पाठ 13 को सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 13 पाठ 13, यहाँ पे इकाई 13 भी लिखा हुआ है। तो इकाई 13 का जो नाम है उसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज को कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो किन किन टॉपिक पे इसमें हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। पहला यहाँ कहा गया है त्रिभुज के प्रकार, यानी कि त्रिभुज जो ट्रायंगल है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है कि त्रिभुज की रचना, यानी कि त्रिभुज को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, उसकी रचना किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में। तो तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें आकृतियों की सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे? आकृतियों की सर्वांग समता। उसके बाद चौथे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसके बाद पांचवें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आकृतियों की समरूपता, यानी कौन कौन आकृति जो है कि समरूप है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग छठवें टॉपिक में त्रिभुजों की समरूपता। तो समरूपता और सर्वांग समता, ठीक है, आकृतियों की सर्वांग समता, आकृतियों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हमारा शुरू होगा भूमिका, यानी कि त्रिभुज होता क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो त्रिभुज आपको सुन के ही लग रहा है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब होता है भुजा, यानी ऐसी आकृति जो तीन भुजा से क्या हो, बना हो। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 इसमें भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो ज्यामितीय अवधारणा के अंतर्गत ठोस वस्तुओं के फलक और उनके फलकों के चारों ओर पेंसिल घुमाने से बने, जिसको हम लोग कहते हैं आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज इत्यादि आकृतियों के अवगत हो चुके हैं। यानी कि कोई भी ठोस अगर आकृति है उसके चारों तरफ अगर हम लोग पेंसिल ऐसे घुमा देते हैं तो उसके एक फिगर का एक निर्माण हो जाता है। जैसे गोल चीज रख करके, सिक्का रख के ऐसे घुमा दें तो वृत्त बन जाएगा। चरकोर कोई चीज है तो अगर रख करके ऐसे घुमा देंगे तो आयत, वर्ग। ठीक है, इन चीजों का निर्माण हम लोग कर चुके हैं और इसके बारे में आप जानते भी हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है त्रिभुज, जिसको यहाँ पे कहा जाता है क्या? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रायंगल जो है कि ऐसी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है ABC। ठीक, तो ट्रायंगल जो है कि कई सारे इसमें भुजाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक भुजा दिया गया है 3.1 सेंटीमीटर का, एक जो है कि दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर का और एक दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर का। इसमें देख रहे हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा जो है कि बराबर नहीं है। तो तीन रेखा खंडों से बनी बंद सरल आकृति होता है क्या? त्रिभुज। यानी त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं कि तीन रेखा खंडों से बंद एक क्या है? आकृति है, जिसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण। ठीक है, अब ये क्या है तो उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो तीन, ये क्या हो गए? भुजाएं हो गई। और यह जो जहाँ पे यह ज्वाइंट हो रहा है इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो तीन शीर्ष भी हो गए। और यहाँ पे जो बन रहे हैं या कोने कोने पे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। कोण इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर 8 में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के उस वीडियो को देखें, आई बटन में उसका लिंक है, फिर आप कोण को भी समझ पाएंगे। तो कोण कहते हैं इसे। तो इसमें जो है कि तीन कोण भी होता है और यहाँ पे कहा गया है कि इसे, यानी कि त्रिभुज के आकृति का छोटा सा सिंबल बना करके हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्श्व चित्र में जो है कि दिखाया गया है। तो त्रिभुज में अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं इसमें क्या है? बराबर हैं, परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है, उसकी लंबाई जो है कि भिन्न है। तो इसलिए इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये याद रखेंगे हम लोग। यानी इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे।
और पुनः कहा गया है कि अगर हम लोग दूसरा चित्र देखें, यहाँ पे दूसरा चित्र देखें हम लोग, तो इसमें हम लोग देख पाएंगे दूसरे चित्र में कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए, दो चीज हम यहाँ से सीख पाए कि अगर दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, सम द्विबाहु। द्विबाहु माने दो बाहु बराबर है, द्विबाहु दो बाहु बराबर है। ठीक है, और उसके बाद समबाहु। समबाहु माने सम मतलब सभी, बाहु मतलब भुजा बराबर है। ठीक ना, सभी भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि टू टाइप के त्रिभुज यहीं से हो गए। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीसरा फिगर अगर आप इसमें देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि तीन के तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। यह हो गया विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीन के तीनों भुजाओं तीन जैसे हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो अगर हम लोग देख पाए कि भुजा के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज हो गए, तीन प्रकार के। पहला हो गया समद्विबाहु, दूसरा हो गया समबाहु त्रिभुज, तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा के आधार पे हम तीन प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कोणों की सहायता से देखना शुरू करेंगे कि कोण के से आधार पे, यहाँ कहा गया है कि कोण के आधार पे त्रिभुज को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोण छोटा बन रहा है, यहाँ पर भी छोटा कोण बन रहा है, यहाँ पर भी छोटा कोण। तो जब इसमें कोण छोटे बन रहे हैं तो छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो पहला हो गया यहाँ पे न्यून कोण। तो न्यून कोण में सभी भुजाएं छोटी छोटी होती हैं, तो इसलिए हम इसे न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद दूसरा फिगर देखेंगे तो दो कोण तो न्यून कोण है, यानी कि दो कोण छोटे छोटे हैं, लेकिन जो थर्ड वाला कोण है, या इसको हम पहला भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे थर्ड वाला कोण है वह देख रहे हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, 90 अंश। ठीक है, 90 अंश, या इसे हम लोग एक समकोण भी कहते हैं। तो दूसरा वाला जो है कि समकोण हो गया। ठीक, समकोण। उसके बाद से अगर तीसरा देखेंगे, तीसरे वाले फिगर में आप देख पाएंगे कि दो कोण जो है कि न्यून कोण है, बट तीसरा कोण, यानी कि ऐसे पहला भी कर सकते हैं, तीसरा कोण जो है कि सबसे ज्यादा है, यानी कि 90 से भी ज्यादा है। तो जब कोण अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण। तो यहाँ से तीन टाइप के जो है कि हमें कोण देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहला में कहा गया है कि त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण न्यून कोण है, तो इस प्रकार यह जो त्रिभुज है उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद से दूसरा देख रहे हैं हम लोग कोण PQ, यानी कोण QRP। तो QRP जो है यह एक समकोण है, तो समकोण होने की वजह से यह जो है कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा में देख रहे हैं कि कोण XZY, तो XZY जो है कि अधिक कोण है, अतः ऐसे त्रिभुज को हम लोग एक अधिक कोण हो रहा है, इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से तीन प्रकार के जो है कि त्रिभुज हो गए, तीन प्रकार के जो है कि त्रिभुज। पहला हो गया न्यून कोण, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, और तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो तीन प्रकार के कोण के आधार पे त्रिभुज को बांट दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्रयास करने के लिए कहा गया है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC बनाकर इनके अवयवों के नाम लिखिए। अवयव मतलब कौन कौन से कोण हैं, शीर्ष हैं, पहला। और दूसरा में कह रहा है कि कोण A के सामने की भुजा को लिखिए। कोण A के सामने की भुजा, जैसे मान लीजिए अगर इसी फिगर में हम लोग यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ पे त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। तो इसके अवयवों का नाम लिखें। अगर हम लोग भुजाओं का नाम लिखें तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, AB, उसके बाद क्या है BC, उसके बाद क्या है CA। ये क्या है, भुजाएं हैं। शीर्ष को देखो हम लोग, तो शीर्ष क्या क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे A B और क्या हो जाएगा C, ये शीर्ष हो जाएंगे।
उसके बाद अगर हम लोग कोण को देखें तो कोण यहाँ पे देखेंगे, अगर पहले में तो लिख सकते हैं कोण, अगर पहले वाले को लिखते हैं यहाँ पे इसको, तो कोण BAC लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो कोण हो जाएगा ABC, और इसको लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण BCA। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि तीन जो है कि कोण यानी यही क्या है, इसके अवयव हैं। पहला के उत्तर हो जाएंगे। दूसरा में कोण A के सामने की भुजा, तो A के सामने की भुजा क्या है, BC है। क्या है, BC। चलिए, पहला प्रश्न में वो सभी चीजें था। तीसरा में कह रहा है कि भुजा AC के सामने का कोण है, AC के सामने का कोण क्या है, इसमें लिखेंगे कोण B वाला है, यानी कि ABC। ABC जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कौन सा प्रश्न कह रहा है, कह रहा है त्रिभुजों का वर्गीकृत कीजिए। तो अगर आप यहाँ पे एंगल के हिसाब से देखेंगे तो यह जो है कि छोटे छोटे एंगल है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, न्यून कोण। ठीक है, इसको न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। उसके बाद इसको कहेंगे हम क्या, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका जो एक भुजा है वह अधिक है, इसलिए इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यह हो गए भुजा के आधार, कोण के आधार पे तीन प्रकार के। नीचे देखेंगे हम लोग तो सभी तीन तीन सेमी के हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यह हो गया, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। यह जिसमें देख रहे हैं 5 सेमी 3.3 या 3.3, तो यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि दो भुजा क्या है, इसमें बराबर है, इसलिए समद्विबाहु। और यह 4.1 3 सेमी 2 सेमी के हैं, तो सभी क्या है, अलग अलग, तो इसको हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन टाइप के जो है कि भुजा के आधार पे कोण हो गए। तो हम लोग क्या सीख पाए, हम लोग यह सीखे कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से हो गया सोचिए एवं कीजिए। तो कुछ यहाँ पे अन्य चीजें बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक त्रिभुज के अन्य कोणों के विषय में बताने के लिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज लिया गया है ABC, और इसकी जो भुजा BC को शीर्ष C से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। कहाँ तक, ACD तक। ACD तक इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिए कि यहाँ कोण ABC के बहिष्कोण में क्या है, स्थित है, यानी कि यह त्रिभुज जो है, यहाँ से जो त्रिभुज है इसके बहिष्कोण यानी कि बाहर के भाग में क्या है, यह स्थित है, बाहर के भाग में उसको बनाया गया है। त्रिभुज ABC के शीर्ष C पर बना यह बहिष्कोण क्या कहलाता है, बहिष्कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है कि यह, इसको हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिष्कोण। ठीक है ना, बहिष्कोण जैसे कि एकांतर कोण होता है, ठीक है, सहसाभिमुख कोण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यह जो है कि बहिष्कोण यहाँ पे कहा जाता है कि त्रिभुज के साइड से बना हुआ बाहर का कोण बहिष्कोण कहलाता है, या उसे एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि कोण BCA और कोण ACD परस्पर संलग्न कोण, तो यहाँ से हो गया संलग्न कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। या इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग आसन्न कोण भी कहते हैं। ठीक है, आसन्न कोण भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आसन्न कोण कहते हैं इसे हम लोग, या हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन, किस किस दो कोणों को कहते हैं आसन्न कोण, BCA यानी कि BCA यानी यह जो अंदर का कोण है यह, और ACD यानी इन दोनों कोणों को आपस में क्या कहेंगे, संलग्न कोण। संलग्न कह सकते हैं, या इन्हें आसन्न कोण भी कहते हैं। और केवल बाहर वाला जो है वह क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा, बाह्य कोण। तो यह होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रकार भुजा CA और AB को बढ़ाकर क्रमशः A और B के बाह्य कोण भी बना सकते हैं। मतलब इसको भी अगर बढ़ाएं तो यहाँ पर भी बनेगा, इसको भी बढ़ाएं तो यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब किसी को भी बढ़ा करके किसी भी साइड में हम इन दो कोणों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक ना, बाह्य कोण और जो है कि संलग्न कोण, जिसको आसन्न कोण भी कहते हैं, या इसको यानी बाह्य कोण को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल, और कहते हैं हम लोग संलग्न कोण को क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। तो यह जो है कि एंगल हो गए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार तीन प्रकार से होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के भी आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग अभी पढ़े हैं। निष्कर्ष यहाँ निकला है
क्या क्या पढ़े हम लोग? पहला पढ़े हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े हम लोग? समबाहु त्रिभुज। तो पहला यहाँ पे कहा गया है क्या? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे जो है कि समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसके बाद दूसरा में कह रहा है कि केवल दो भुजाएं समान हैं। ठीक, पहला में जो था तीनों था, अब इसमें जो है केवल दो भुजाएं। तो जब दो भुजाएं समान है इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग? आइसोसेलिस। क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसमें केवल दो ही भुजाएं क्या होंगे? समान होंगे। उसके बाद कोई भुजा समान नहीं होगा, यानी कि तीन के तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्लेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्क्लेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्क्लेन ट्रायंगल। तो स्क्लेन ट्रायंगल में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है कोण के आधार पे। कोण के आधार पे तो एक कोण क्या हो? समकोण हो। एक कोण केवल क्या हो? समकोण। उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में जो है कि समकोण त्रिभुज। उसके बाद दूसरा में है एक अधिक कोण त्रिभुज होगा, यानी एक कोण जो केवल क्या होगा? अधिक होगा, तो इसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है और एंगल से ही बना है क्या? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद तीसरा है कि वह त्रिभुज जो न्यून कोण हो, यानी कि प्रत्येक कोण जो है कि कितना हो? न्यून कोण। प्रत्येक कोण जो है कि न्यून कोण हो, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसे हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। तो इसको याद करना भी आसान है, राइट ओब्यूस और एक्यूट। राइट ओब्यूस और एक्यूट। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पे और कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे सभी भुजा बराबर हो तो उसे कहेंगे समबाहु। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। और केवल दो ही भुजा बराबर हो तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और केवल कोई भुजा बराबर नहीं है तो उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, तो समबाहु, विषम बाहु, यानी कि समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। ठीक है, इस तरह से हम इस ट्रायंगल को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे हमारा यहाँ से शुरू होता है त्रिभुज का जो कि प्रकार, और उसको एक यहाँ पे डायग्राम बना करके यहाँ पे समझाया गया है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना करके रख सकते हैं कि त्रिभुज जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे हम लोग त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार में जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, इसको यहाँ पे चार्ट के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि पहला में बताया गया है, यानी पहला हो गया, यहाँ से एरो निकाल करके टू टाइप के होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक है, और पुनः यहाँ से देख रहे हैं कि भुजाओं के आधार पर भी तीन टाइप के एरो जो है कि निकाले गए हैं, और कोण के आधार पर भी यहाँ पर तीन टाइप के एरो जो है कि निकाले गए हैं। तो इसमें पहला होता है क्या? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर। सभी भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर। समद्विबाहु में केवल दो भुजा जो है कि बराबर होंगे, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। उसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यह हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोण के आधार पर भी पहला बांटा गया है न्यून कोण। न्यून कोण में सभी कोण न्यून होते हैं। तीन के तीनों गुण जो है कि न्यून कोण कहलाते हैं, इसलिए इन्हें न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दूसरा होता है क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। एक कोण जो होगा 90 अंश का, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है कि अधिक कोण होगा। एक कोण जो है कि क्या होगा? अधिक कोण होगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण
त्रिभुज। तो यह हो गए त्रिभुज के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम यहाँ हमारे पास यहाँ से है क्या, श्रवांग क्षमता। क्या है, श्रवांग क्षमता। श्रवांग क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, कांग्रुएंस। क्या कहते हैं, कांग्रुएंस। तो कांग्रुएंस यानी कि श्रवांग क्षमता को देखेंगे, यानी श्रवांग क्षमता में होता है कि तल आकृतियों की श्रवांग क्षमता, ये हमारा टॉपिक भी था। तो आकृतियों की श्रवांग क्षमता देखेंगे कि कौन कौन से आकृति श्रवांग सम मतलब एक ही जैसे हैं। तो कौन कौन से चित्र परस्पर आकृति जो है कि जिसको हम लोग रूप भी कह सकते हैं में समान है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हैन भी क्या आपस में समान है। यहाँ पे गुआवा है तो भी क्या है, बिल्कुल समान है। टार्च यहाँ पे बनाया गया वो भी क्या है, समान है। बॉयज है भी क्या है, समान है। यानी समान आकृत वाले चित्र या आकार, जिसको हम लोग विस्तार में भी कह सकते हैं, ठीक है, परस्पर वे क्या होंगे, समान होंगे। अगर वे आपस में क्या हों, समान हों, कोई भी वस्तु है अगर आपस में समान है तो हम देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पार्श्व चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पे पहले वाले में दोनों हैंड आपस में क्या है, समान है। दोनों हथेलियां जो है कि समान है। और सेकंड वाले में देख रहे हैं कि एक हथेली बड़ा है और एक हथेली क्या है, छोटा है, ठीक है। या दूसरे सहपाठी का हो सकता है। अपना ही दोनों करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और एक अपना और एक सहपाठी का लेंगे तो जो है कि वह छोटा हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस यानी कि कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। यह हो जाएगा कांग्रुएंस, यानी कि इसको हम कहेंगे क्या, श्रवांग समता। क्या कहेंगे, श्रवांग समता। और दूसरा वाला जो आकृति है यह सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। यानी पहला वाला जो है कि सर्वांगसम है और दूसरा वाला सर्वांगसम नहीं है, ठीक। अब आगे देखेंगे। तो आगे हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि निम्न चित्रों में हमें देखना है कि कौन कौन से समान है और कौन जो है कि समान नहीं है। चलिए, इसको कहा जा रहा है कि ट्रेसिंग पेपर पे इस चित्रों का जो है कि एक छाप बना करके और इनको काट करके हमें चेक करना है कि सर्वांगसम है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखें इसमें, तो अगर पहले वाले को देखें ए जो है जी से क्या है, सर्वांगसम है। ए जो है कि जी से क्या है, सर्वांगसम, ठीक है। ई को देखें हम, ई तो ई जो है कि यहाँ पे गोला गोला क्या है, आपस में सर्वांग समता है, इसका सर्वांगसम है, ठीक है। उसके बाद नीम या तो किसी का सर्वांगसम नहीं है, कोई से मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे है भी तो छोटा बड़ा है, ठीक है। और यह दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। उसके बाद से हम इसको देखेंगे तो यह भी दोनों आकृति में अलग अलग हैं, ये भी जो है कि छोटे बड़े हैं। और यह दोनों क्या है, आपस में सर्वांगसम है। तो हम लोग सर्वांगसमता को यहाँ से इन फिगर से समझ पाएंगे कौन जो है कि एक जैसे हैं और कौन जो है कि एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे कहा जा रहा है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, यानी कि एक दूसरे से पूर्णतः ढक लें, यानी कि एक दूसरे के पूर्णतः क्या हो, समान हो, तो उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, ठीक है। सर्वांगसम उन्हें कहते हैं, इनको सर्वांग समता। तो सर्वांग समता या सर्वांगसम हम कह सकते हैं सर्वांगसम, ठीक है। तो अब जो है कि चिन्ह यहाँ पे दर्शाया गया है कि इसको हम डबल लाइन और ऊपर एक टेढ़ा सा बना करके सर्वांगसम यानी कि कांग्रुएंट को पढ़ा जाता है। यानी सर्वांगसम का सिंबल क्या है, दो लाइन बनाना है और इसके ऊपर एक टेढ़ा सा बनाना है, ठीक है। यह जो सिंबल है वह सर्वांगसमता का सिंबल है, ठीक है। सर्वांगसमता में ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई क्या हो, समान हो। यदि दो कोण के माप समान है तो भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दो वृत्त सर्वांगसम होगी यदि उनकी त्रिज्याएं क्या है, आपस में समान है। दो आकृतियां जो आकार और शेप और माप साइज में क्या हो, समान हो, तो भी क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। यानी वे वस्तुएं सभी सर्वांगसम होंगी जो एक दूसरे के ऊपर रखने पर उनकी आकृति बिल्कुल वह पूरा पूरा क्या कर ले, ढक ले, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे जैसे इस फिगर में भी सर्वांगसम हमें छांटने के लिए कहा गया है। तो अगर हम सर्वांगसम छांटें तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक के साथ किसको लिख सकते हैं, एक के साथ 9 12 14, यानी कि 1 9 12 14, यह जो है क्या है, आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। उसके बाद से अगर वर्ग में देखें तो वर्ग का देखेंगे तो वर्ग का यहाँ पे हो जाएगा दूसरा और दूसरा के साथ यहाँ पे हो जाएगा क्या, छठा, ठीक है। तो यह दोनों आपस में क्या है, यह दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। वृत्त में भी यह क्या थे, सर्वांगसम थे। उसके बाद से आयत में देखें तो आयत में तीसरा और सातवां जो क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज में देखेंगे तो चौथा के बाद आठवां, ठीक है। यह दोनों क्या है, आपस में सर्वांगसम है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल में तो पांचवा और जो है कि 10वां, ये भी क्या आपस में सर्वांगसम है। और यह जो दोनों आकृतियां हैं यह भी आपस में क्या है,
सर्वांगसम, पर यह सर्वांगसम क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, या सर्वांगसम भी हो सकते हैं, फिगर में जैसे देखने पे नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो आगे अब हमारा हमारा शुरू होता है यहाँ से प्रश्नावली, यानी यहाँ से हमारा जो है कि अभ्यास शुरू हो जाता है, अभ्यास 13A। तो अभ्यास 13A में हम लोग कोण और जो है कि सर्वांग समता के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, पहला प्रश्न कहा गया है कि निम्नांकित चित्रों को काटिए। ठीक ना, अब हम लोग अब इस कॉपी से तो काट नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझ पाएंगे। काटिए और प्रत्येक के 2 भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग क्या हो जाएं, सर्वांगसम हो जाएं। तो इसको काट नहीं सकते, बट ट्रेसिंग पेपर एक आता है। ठीक है, एक पेपर आता है जिस आर पार जो दिखाई देता है, उसको हम इसके ऊपर, पूरे के ऊपर क्या कर देंगे, ऐसे पेपर को रख देंगे और पेंसिल से जब रख देंगे तो वह थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है। जो प्रिंटिंग करते हैं लोग, शादी का कार्ड वगैरह छापते हैं, उस दुकान पे मिलता है। ठीक ना, ट्रेसिंग पेपर कहेंगे तो ट्रेसिंग पेपर वे लोग दे देंगे। ठीक ना, 1 या 2 रुपए में मिलेगा। तो ट्रेसिंग पेपर, उसको पेपर को ले लेना है, काफ़ी थोड़ा सा टाइट भी होता है, वो प्लास्टिक के जैसा लगता है। ठीक, तो उसको इसके ऊपर रखने के बाद पेंसिल से इसको क्या करना है, ऐसे पटरी पेंसिल रख करके इसको उसके ऊपर उगा लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे तो यह ट्रेसिंग पेपर जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे बनाएंगे हम वैसे ही बन जाएगा। पेंसिल उस पर चलता है, कलम भी चल जाएगा बड़ी अच्छे से, ट्रेसिंग पेपर। ठीक है ना, तो उस पे हमें इसको क्या करना है, ट्रेस कर लेना। ठीक ना, ऐसे जो है कि उगा लेना है। कहने का मतलब जैसे आप फोटोकॉपी करते हैं, ठीक ना, कार्बन पेपर रख के, या कभी कभी आप फिगर भी बनाना होता है तो फिगर को ही रख करके उस पर पेंसिल से ऐसे उगा देते हैं जब, तो नीचे क्या होता है, वह छप जाता है। तो उस तरह से हमें ट्रेस कर लेना है, और ट्रेस करने के बाद उसे कैंची से जो है कि हमें अच्छे से क्या कर लेना है, काट लेना है। कैंची से जो है कि काट लेना है। जब कैंची से काटेंगे तो ऐसे ऐसे पीस जो है कि कट करके निकल आएंगे। ठीक है, तो यह काम हम लोग कर सकते हैं। बुक को तो काट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सबसे अच्छा हमारा यही है, ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े भी हैं, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि इस वाले आकृति में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, तो यह ट्रेसिंग पेपर है, तो ट्रेसिंग पेपर पर ही इसको भी ट्रेस करके काटना था। ठीक, तो अगर आप पेपर खरीद के लाएंगे तो आप इसको भी काट करके प्लास्टिक जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें इसे भी करना है। चलिए हम आपको यहाँ पे ही बता दे रहे हैं कि अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से, बट एक्टिविटी करके समझेंगे तो उसको आप और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो अगर हमें इसे, जैसे पहले वाले में आया था, अगर हमें इसे बराबर में मोड़ना है, ऐसे जगह से काटा है, मोड़ा है, तीन दोनों क्या हो जाए, सर्वांगसम। तो अगर आपको पता है कि अगर आप इसके बीचों बीच से क्या कर दें, मोड़ दें, और इसको जब पलटेंगे तो यहाँ से यह जो हिस्सा है इस पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और दोनों जो है कि बिल्कुल इक्वल में। या इसको एक टाइप से और भी मोड़ सकते हैं, अगर यहाँ से इसको मोड़ते हैं बीच से तो ऊपर का जो हिस्सा इसमें आकर के चिपक जाएगा, तब भी जो है कि यह अच्छे से फिट बैठ जाएगा। यानी कि दोनों जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। यहाँ पर भी दोनों हिस्सा क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, पहले के लिए यह हो जाएंगे सर्वांगसम। तो ऐसे ही वर्ग में भी काम करेगा, वर्ग में भी इसी प्रकार से, मतलब ऊपर से मोड़ेंगे तब भी सर्वांगसम दो हिस्सा हो जाएगा, और इधर से मोड़ेंगे तब भी जो है कि ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखें हम लोग ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में आप, ट्रायंगल इस प्रकार से है, तो आप इसको अगर बीच से मोड़ते हैं, बीच से यहाँ पे मोड़ेंगे तो यह हिस्सा जो है कि इस वाले हिस्से में आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी यह जो है कि सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, तो अगर यह आप, अगर समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो कहीं से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, दोनों हिस्सा बराबर। ऊपर से मोड़ेंगे तब भी दोनों हिस्सा बराबर, और यहाँ से मोड़ेंगे भी तभी जो है कि इधर से, तभी यह दोनों हिस्सा बराबर। तो आप इसको तीनों जगह से जो है कि मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तीनों साइड में 3 बार जो है कि यह सर्वांगसम निकल सकता है। ठीक है, और उसके बाद से कहा जा रहा है सर्कल, तो सर्कल भी आप बीचों बीच से कहीं से मोड़ेंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा सर्वांगसम। अगर ऐसे मोड़ते हैं तब भी जो है कि साइड का हिस्सा, मतलब जहां से भी आप इसको मोड़ेंगे, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी मोड़ें, लेकिन सेंटर से लाइन जो है कि हो करके जाना चाहिए, तो दोनों जो पार्ट हैं वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक, तो इस अभ्यास में जो है कि इस चीजों के बारे में था, केवल सर्वांगसम हमें क्या करना था, बताना था, क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नीचे बने चित्र को यदि बिंदुदार रेखाओं पर 2 भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम
हैं या नहीं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो है कि सक्षम है तो हाँ, अगर नहीं सक्षम है तो नहीं का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया बॉक्स। जैसे पहला में अगर आप देख रहे हैं, अभी हमने समझाया भी है कि आयत रहता है तो उसमें क्या लिखेंगे, हाँ, कि दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर। बट दूसरा में देख रहे हैं कि बीचों बीच से नहीं है तो यह दोनों पार्ट सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप तीसरा देखें तो तीसरा में भी क्या होगा, यह हाँ, यानी कि सर्वांगसम होंगे। यानी कि जब दोनों साइड आपस में बराबर होगा तो वह जो है कि सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कि हाँ हो जाएगा। वृत्त, वृत्त में भी क्या होगा, हाँ होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। बट इसमें देखेंगे पांचवा में तो यह बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नहीं। ठीक है, तो आप इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे, सर्वांगसमता क्या है आप इससे अच्छे से जान पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे बचा है। अगर इसमें देखेंगे तो ये भी क्या होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आयत में रहेगा, जब यहाँ से बांटेंगे तो दोनों हिस्सा, यह हिस्सा यहाँ पे आएगा और ये हिस्सा यहाँ जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं होगा, यानी कि सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, अगर मोड़ेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको, जैसे कि अगर केवल आप चिपका के रखें, जैसे पूरा इसको अलग अलग कर दें, पूरा इसको इस तरह से पूरा अलग अलग काट दें। ठीक है, अलग अलग अगर काट देते हैं, इस तरह से इसको काट देते हैं, तो इस पीस को उठा करके इस पीस के ऊपर रखेंगे अगर मोड़ करके, यानी यह हिस्सा जो है कि यहाँ, और यह लंबा वाला हिस्सा जो है कि यहाँ रखें, तो यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। और छठा में जो है कि क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नहीं, यानी कि यह जो है कि सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इन चीज़ों के बारे में जान पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो जो त्रिभुज हैं इनके भुजा के आधार पे हमें क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो हम लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और क्या है, चौथा। ठीक है, यह 4 त्रिभुज हैं और चारों को भुजा देख करके हमें बताना है। तो पहला आप देखिए, यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे है 3 सेमी, यहाँ पर है 3 सेमी। तो दो जो है कि 3-3 सेमी के, यानी दो बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समद्विबाहु। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, क्योंकि दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा में 2.6, 4, 3, तीनों बराबर नहीं है, तो इसे कहेंगे क्या, हम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद से है तीसरा, तीसरा में भी देखेंगे आप 3.5, 3 सेमी और यहाँ पे है 2 सेमी, तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है, तो इसे भी क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी हो गया विषम बाहु त्रिभुज। चलिए चौथा देखेंगे, चौथा में देख रहे हैं 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, सभी आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो यह हो गया समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार को जाने। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, नीचे 2 रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है। यदि ए बी बराबर 4.5 सेमी है तो सी डी की लंबाई, चूंकि यहाँ पे कहा गया है कि ए बी जो रेखाखंड है वह सर्वांगसम है किसके, सी डी के, किसके, सी डी रेखाखंड की। तो जब इसकी लंबाई 4.5 है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 4.5। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि सी डी बराबर भी कितना होगा, 4.5 सेमी। कितना होगा, 4.5 सेमी। यह हो जाएगा इस प्रश्न का हल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभ्यास देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि चित्र में ए बी सी डी एक रेखाखंड पर स्थित है, बिंदु है, और रेखाखंड सी ए बराबर है रेखाखंड बी डी के, यानी कि जो सी ए है यह बराबर है किसके, बी डी के। तो रेखाखंड सी बी, तो सी बी यानी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। ठीक है, सी बी और ए डी बराबर है या नहीं, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पे है, तो यह बराबर है कि नहीं है। तो अब इसके हल में हम समझ सकते हैं, चूंकि सी ए जो है, सी ए जो बराबर है किसके, सी ए रेखाखंड बराबर है किसके, बी डी के। यह दोनों आपस में क्या है,
बराबर हैं, जब यह दोनों आपस में बराबर हैं तो अब बीच की दूरी अगर यहाँ पे क्लियर है, यह बीच की दूरी अगर क्लियर है, कभी घुसने वाला नहीं, हटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि CB के बराबर जो है कि AD है, AD जो है कि है, यानी कि यह बराबर है। हाँ ठीक है, यह बराबर है। तो बराबर क्यों है? क्योंकि यह दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अगर जैसे कि हम यहाँ पे अगर 5 सेमी अगर इसकी माप ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेमी, दोनों 5 सेमी। और बीच का गैप आपको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यह हो गया 5 सेमी, यह हो गया 5 सेमी, और बीच का गैप हम ले रहे हैं 2 सेमी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीच का गैप हम ले रहे हैं 2 सेमी। तो यह रेखाखंड कितने का हो जाएगा, 5 सेमी। ये भी कितने का हो गया, 5 सेमी, और बीच का गैप हमने माना है 2 सेमी। तो देखिएगा, अगर यहाँ C से हम चलते हैं तो यहाँ तक 5, और यहाँ से पुनः जो 2 गैप है तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेमी। कितना हो जाएगा, 7 सेमी। और इसको समझिएगा, और यहाँ तक 5 सेमी है, ये है। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, यानी यहाँ से मैच कराइएगा, यहाँ से, ठीक है, इन दोनों ऊपर से नीचे, ऊपर वाले लाइन से नीचे वाला लाइन, तो 5 सेमी यहाँ तक हो रहा है, और 2 इतना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेमी। तो ये भी दोनों मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यह जो है कि हाँ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि नीचे बने चित्र में कोण AOB बराबर है COD के। ठीक है, यह लिखा गया है, हल में यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूंकि कोण AOB जो है कि बराबर है किसके, कोण COD के। COD के क्या है, बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। फिगर यानी कि देखा हम लोग AO और यहाँ पे जो है कि B। ठीक है, यहाँ पे यह जो कोण है वो बराबर है किसके, COD के, COD के, यानी कि बगल वाला कोण के, एकदम सबसे दूर वाला, दोनों का मान बराबर। अगर बीच का मान जो है कि बराबर है तो यह कोण और यह कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दोनों कोण, क्योंकि इन्हीं इसमें भी यह इतना क्या हो रहा है, जुट रहा है, और इसमें भी इतना क्या हो रहा है, जुट रहा है। ठीक ना, और प्लस हो रहा है। तो अगर हम लिखें दोनों कोणों में दोनों कोणों में मतलब पहला और इसमें दोनों कोणों में कोण COB जोड़ने पर, तो यहाँ पे कोण है तो यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो कोण AOB प्लस हो जाएगा कोण COB। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, कोण COD प्लस इसमें भी जोड़ देंगे क्या हम, COB। ठीक, तो देखो, तो देखिए यहाँ पे AOB है, यानी इतना है, और इसमें हम इतना जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, AOC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोण AOC यह बन जाएगा। ठीक, और COD में, यानी COD में जब यह बीच वाला कोण इतना जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा क्या, BOD, यानी कि BOD यहाँ से जो है कि यह कोण BOD बन जाएगा। ठीक है, BOD। तो क्या यह बराबर है, तो हाँ यह बराबर है। ठीक है, तो हाँ यह भी क्या है, बराबर है। तो यह हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो यह जो प्रश्न था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।